गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंसेस में डाउट है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको डाउट रहता है और ये एक बेसिक चैप्टर में आता है। यानी हम यहाँ पे अगर ये बात करें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात ना भी करें ना, तो भी टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में, स्पोकन इंग्लिश में, कहीं पे भी जब आप बात करते हैं तो टेंसेस के बिना आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो टेंसेस का एक इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, सेंटेंसेस को समझने में, बोलने में, ट्रांसलेट करने में। कहीं भी आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने घर पे पढ़ा रहे हैं, कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी को भी जब आप पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो टेंसेस का यूज जरूर होता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप स्कूल लेवल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। यानी जब आप ऐसा कह सकते हैं, जब आप 8th क्लास में थे, जब आप 6th क्लास में थे, जब 10th क्लास में थे और 12th क्लास में थे और ग्रेजुएशन में भी थे, तो भी आप टेंसेस ही कर रहे थे। लेकिन एक डाउट ये भी रहता है कि कर तो रहे थे बट आज तक आए तो नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप उनको जब बाय कंसेप्ट एक एक करके करेंगे तो आपको सारे टेंसेस आ सकते हैं। तो आज हम टेंसेस से रिलेटेड, हम इसी पे एडवांस वर्ब पे नहीं जाएंगे, आज सिर्फ हम टेंसेस की बात करेंगे। यानी कौन कौन से टेंसेस कितने हैं, और फिर वन बाय वन हम टेंसेस को भी डिस्कस करेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। और यहाँ पे अगर हम टेंसेस की बात करें ना, तो पहचान क्या है, आप कैसे यूज करेंगे, डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, और अगर आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो टेंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आज ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं। यानी आप कह देंगे टेंस तो होता है काल, जो आपने आज तक सीखा है। जबकि टेंस का मतलब यहां पे हम बात करें ना, तो यहाँ पे एक्शन से होता है। ये सिर्फ एक्शन के काम यानी उसके समय की बात नहीं करता, ये हमारे एक्शन की बात करता है, ये हमारे काम की बात करता है। यानी टेंस, लेकिन हम वहां पे डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यूज सीखना है, तो हम यूज की बात करेंगे डायरेक्टली। तो जो टेंस है, आप कहेंगे हम टेंस को जो यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल, प्रेजेंट टेंस द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वन इज पास्ट टेंस। तो सेकंड नंबर पे आपका आता है पास्ट, और थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तो कहता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन टेंस हमारे सामने होते हैं। अब जो अभी हमारे सामने सिचुएशंस चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो वहां पे हम कहेंगे कि ये सारी सिचुएशंस प्रेजेंट टेंस में आएंगी। जो सिचुएशन आज आपके सामने हो रही है, जो चल रही है, जो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, हो सकता है वो हो रही हो सकता है वो डेली होती हो सकता है वो हो चुकी हो अभी अभी। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आप पिछले 5 साल से वो कंटिन्यू कर भी रहे हो। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए आप कहते हैं कि वहां पे प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। फिर आता है पास्ट टेंस कब होगा। तो कहते हैं पास्ट टेंस जब होगा, जब आप यहाँ पे बात करेंगे ऐसी सिचुएशन के लिए जो अब हो नहीं रही है, अब हो चुकी है, पहले हो गई थी, पिछले साल हुई थी, लास्ट संडे को हुई थी। ऐसी कोई सिचुएशन जो हुई थी, इसमें हो सकता है कि वो पास्ट में हो रही थी, पास्ट में हो चुकी थी, या फिर कंटिन्यू टाइम के साथ भी हो सकती है। तो वहां पे हम बात करेंगे पास्ट की। फिर कहता है फ्यूचर कौन सा है। तो फ्यूचर में अगर बात करें तो ये आपके फ्यूचर में होने वाली है, यानी जिसको आप बनाने की बात कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर वो फ्यूचर टेंस में होने वाली है। यानी टेंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब कहते हैं जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में भी तो 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है इंडेफिनिट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आता है कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट, और द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके सामने 4 टेंस बनते हैं। यानी अगर हम बात करें कि ये आपके सामने जो 4 बन के आए, इनमें से आप किसी की भी बात अगर करेंगे, तो हम ऐसा यहां पे कह सकते हैं कि ये जो 4 है ना, ये
तीनों में 4 4 हैं तो कुल मिला के कितने बनेंगे 12। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही फिर जब पास्ट में जाएंगे तो फिर पास्ट में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही हमने प्रेजेंट में भी बात की है तीनों की यानी चारों की, तो उसी सीक्वेंस में चलता जाएगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब बात करता है पास्ट की तो यहां पे कहेगा पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कुल मिला के आपके सामने जो होंगे 12 टेंसेस। आज हम सभी को डिस्कस करेंगे और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो एक टेबल बनाएंगे, टेबल की हेल्प से भी इनको समझेंगे। तो आज 12 टेंसेस की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट, सभी को कंप्लीट कर देंगे। और मुझे लगता है कंप्लीट देखने के बाद आपको टेंस में कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। 12 टेंसेस को हम आज कंप्लीट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की। अब जो पहला पार्ट हमारे पास आता है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो तो आज बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये कब, कहां और कैसे बात करता है, आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, यूज कैसे करेंगे, कहां पे इसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे पता लगता है प्रेजेंट में इंडेफिनिट है। इट मींस ये प्रेजेंट में डेफिनेट नहीं है, ये इंडेफिनिट है। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या है? तो कहता है इंडेफिनिट का मतलब है कि जो आपके सामने निश्चित ना हो। यानी ये सिर्फ प्रेजेंट में आज ही नहीं हो रहा है, ये बार बार होता है, ये होता रहता है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये बार बार होता है। आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। क्या आज आप 5 बजे उठे हैं या कल उठे थे या आगे उठेंगे? आपने कहा उठता हूं, इट मीन्स ऑलमोस्ट डेली उठता हूं, मैं 8 बजे घर से निकलता हूं। तो ये आज की बात नहीं कर रहा है। यहां से आपको पता लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है कि ये काम आपका कंटिन्यू होता रहता है, बार बार होता रहता है, होता है, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा है। और जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो वहां पे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो आप डेली बोलते हैं ना, वो ऐसा करता है, ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये करता हूं, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, इसका मतलब वो स्कूल में पढ़ता है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम संडे को घर रहते हैं, इसका मतलब संडे को उसकी छुट्टी होती है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी ऐसे सेंटेंसेस जहां पे वो आपके सामने बात करेगा, ऐसी बातें जिसमें जो बार बार होती है, डेली होती है, कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यू होती है, दैट इज होती रहती है बार बार, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ी सी बात इसके लिए अगर हिंदी में पहचान की करें ना, तो आप कह सकते हैं वाक्य के अंत में आता ता है, ते हैं और ती है, ये भी एक पहचान बन जाती है कई बार। तो वाक्य के अंत में आपको ऐसा मिलेगा ता है, ते है, ती है, और जब ऐसा होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कहता किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास एक मेन वर्ब और देन एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट सेंस। आपने सुना होगा व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक समूह जो एक कंप्लीट सेंस देता है उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी शब्दों के समूह तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने कहा ही इज प्लेइंग अ गेम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, बट इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस, सो इट इज कॉल्ड सेंटेंस। इफ दिस सेंटेंस इज नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, देन वी कांट से दैट इट इज अ सेंटेंस। फिर हम नहीं कह सकते। अगर मैं इसी को कुछ ऐसे लिख दूं तो अ गेम प्लेइंग इज ही, सारे वर्ड सेम है, अ गेम है, प्लेइंग है, इज है और ही है। वर्ड्स को चेंज नहीं किया है, उनके प्लेस को चेंज कर दिया।
और प्लेस को चेंज करते इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये मीनिंगलेस हो चुका है। और जब ये मीनिंगलेस हो जाता है तो इसका कोई भी यानी ये एक सेंटेंस हमारे पास नहीं होगा। यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए बट मीनिंगफुल भी होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो मीनिंगफुल जो होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा वही सेंटेंस है, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं है। आप हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं। मैं आपको कह दूं मेहमान को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, क्या ये सेंटेंस है? यहाँ पे मीनिंगलेस हुआ। प्लेट में किसको रख दिया? मेहमान को। बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, यहाँ पे किसको उबाल दिया? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि वो मीनिंगलेस अगर हो जाते हैं तो वो सेंटेंस नहीं है। लेकिन कहता है कि अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या वो भी सेंटेंस नहीं है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस होगा, हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए। और इस टेंस में आपके पास किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब आने वाली नहीं है। यानी यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब ही आपके सेंटेंसेस होंगे। यानी आपके सामने जो सेंटेंसेस होंगे वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है या फिर मेन वर्ब नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ इट हैज एनी मीनिंग देन इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इफ इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ मीनिंग देन इट इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन ये बनती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सॉरी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी ता है, ते है, ती है इन हिंदी। बट इफ यू डिस्क्राइब दिस इन इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम कहेंगे देयर विल बी अ सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट देयर विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल first form of verb, then s or es, then here will be object. Subject plus first form of verb, then s or es, then object. There are only three things. This is the first one. This is the first one, second and third. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ही नहीं। एक सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे बात करें तो ऐसे जब सेंटेंसेस होंगे ना तभी आएगा। लेकिन अब डाउट ये आता है कि एस और एस का क्या चक्कर है, ये एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा, और दोनों में से बात करें तो एस और एस कब नहीं लगेंगे। तीन डाउट बनते हैं। पहला, एस कब लगेगा, दूसरा ई एस कब लगेगा, तीसरा दोनों का यूज कब नहीं करते। वो सारी बातें हम करेंगे। तो यहाँ पे कहता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, एक सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। कहता है अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर और एनी नेम है, then it is singular. It means he, she, it singular और any name है तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगा देना है या फिर ईएस लगा देना है। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर एनी प्लूरल प्रोनाउन, एनी प्लूरल प्रोनाउन या फिर टू नेम्स, कुछ भी प्लूरल होना चाहिए, फिर आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फिर आप यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आप कोई अदर फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन इट विल बी यूज्ड बाय यू। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी आपके माइंड में एक डाउट हो सकता है, बिल्कुल मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात आपको क्लियर करता चलूंगा। और यहाँ पे हम कोई स्पीड में भी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बार में क्लियर हो जाने चाहिए। आपने 10 बार कर लिया, नहीं हुए लेकिन हो सकते हैं। अब ये एस और एस का क्या चक्कर है, ये एस कब लगता है, एस कब लगता है? सीधी सी बात है, याद रखो अगर किसी वर्ब का कोई भी वर्ड है, चाहे आपके पास कोई भी वर्ब की फॉर्म है, और जो वर्ब का लास्ट अक्षर है ना, अगर वो एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, डबल एस, ई को चलो हटा देते हैं, इनमें से कुछ भी है तो उसके साथ ई एस लगा देना।
इनको छोड़ के, इनके सिवाय अगर कुछ भी है तो ऐसा लगा देना। वर्ब को देखना है, वर्ब को। जैसे आपने कहा CATCH, कैच, तो आपने कहा इसके साथ क्या लगाओगे? ES। मैंने कहा क्यों? आपने कहा लास्ट वर्ड CH आया, आपने ही बोला था अभी, कैच, देन इट इज ES। वर्ब ध्यान रखनी है, वर्ब। टीच, लास्ट वर्ड क्या आया? CH, क्या लगाएंगे? ठीक है। मैंने कहा प्ले, लास्ट वर्ड आया वाई, क्या इनमें से है? आप कहेंगे इनमें से तो नहीं है। नहीं है तो फिर कुछ नहीं, ऐसे लगा दो बस। मैंने कहा गो, गो, लास्ट वर्ड ओ, इनमें से है तो क्या कर देंगे? गोज कर देंगे, ES लगा देंगे। तो यहां पे आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ S और ES का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी डाउट है उसे पूछ सकते हैं। कब सिंगुलर आएगा, कब प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं एक सेंटेंस पे, यानी सेम टेंस की किसी एक सेंटेंस पे अगर ऐसा कोई टेंस दिया गया है तो उसका अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो फिर क्या बनेगा, सेंटेंस हमारे सामने क्या निकल के आएगा। देखिए, अगर वो देता है दे गो टू स्कूल, ऐसा बनेगा, यानी इसकी हिंदी बनती है वे स्कूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहां पे आपको दे यूज नहीं करना, आपको कोई सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करना है, तो चेंज क्या आएगा? अगर आप ही यूज कर देते हैं बाई चांस तो इतना ही चेंज आएगा, ही गोज टू स्कूल और सी गोज टू स्कूल। अगर सी यूज किया, देखिए आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहां पे सी और सी सिंगुलर है तो गोज भी सिंगुलर है, और ही सिंगुलर है तो गोज भी सिंगुलर है, और दे प्लूरल है तो गो भी प्लूरल है। अब आप कहेंगे ये तो आपने नई बात ऐड कर दी, वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं क्या? यानी क्या वर्ब भी दो प्रकार की होती है कि एक वर्ब सिंगुलर हो और एक वर्ब प्लूरल हो? क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो आपकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी सिंगुलर के साथ आप कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ आप हमेशा ही प्लूरल का ही यूज करते हैं। तो यहां पे एक डाउट ये भी हो जाता है कई बार कि ये कौन सा चक्कर है, यहां पे क्या हम समझें कि कौन सी सिंगुलर कौन सी प्लूरल और कैसे यूज करेंगे। तो यहां पे कहता है कि जब आपके सामने कोई सेंटेंस दिया गया है ना, या कोई भी वर्ब दी गई, देखिए एक नाउन की बात करते हैं, मैंने कहा ये मेरे पास बुक है और बुक का मैंने बना दिया बुक्स, यानी मेरे पास एक वर्ड है बुक और सेकंड वर्ड मैंने इसी से बना दिया बुक्स, और यहां पे मैंने कहा गो और गो से मैंने बना दिया गोज। ठीक है, अब हम बात करें ना तो जो पहला वर्ड हमारे पास है बुक और बुक से हमने बना दिया बुक्स, तो बुक जो है ना एक सिंगुलर नाउन है, पहले वाला वर्ड हमारा एक नाउन है और जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और जो दूसरे वाला जो वर्ड है ये एक नाउन है और ये आपका एक प्लूरल नाउन है। पहले वाला जो एक नाउन है ये एक सिंगुलर नाउन है और जो दूसरे वाला है ये एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, जो गो है ना, पहली बात गो एक नाउन नहीं है, ये वर्ड एक वर्ब है और वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ये एक वर्ब है। और जो गो है ना, वर्ब की फॉर्म हमेशा ही प्लूरल होती है, तो गो एक प्लूरल वर्ब है, और जब गो से बना देगा गोज तो ये बन जाएगा एक सिंगुलर वर्ब। अब आप एक बात यहां पे समझे कि बुक से बुक्स कर दिया और गो से गोज कर दिया तो ये एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं, यानी आपको एक बात याद रखनी है, नाउन और वर्ब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, नाउन और वर्ब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक नाउन के साथ एस जोड़ देते हैं
तो नाउन कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर एक वर्ब के साथ एस जोड़ देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। अगर एक नाउन के साथ एस जोड़ देंगे तो नाउन प्लूरल बन जाएगा, लेकिन अगर एक वर्ब के साथ एस जोड़ देंगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने कहा यहां पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करें, ऐसी आई एस जोड़ दो। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसी आई एस जोड़ देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। और प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती ही प्लूरल है, ऐसी आई एस अगर लगा है तो हटा देंगे। तो यहां तक भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई डाउट है तो यहां तक पूछ सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डीपली समझा होगा, किस प्रकार से हम इनको यूज करते हैं। कैसे हमारे सामने ये कभी गोज लिखा मिलता है और कभी गो लिखा मिलता है और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो उसका रीजन यही है। कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने आता है, आप एक सेंटेंस बहुत बार सुनते हैं, आई लव यू, आपने बहुत बार सुना होगा। मतलब ये आप किसी के लिए यूज कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर, किसी के लिए भी, किसी भी रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे आई का मतलब मैं होता है और लव का मतलब प्रेम होता है और यू का मतलब तुम होता है। लेकिन इसमें कहीं भी करता है तो नहीं आया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यहाँ पे करता हूं तो नहीं आया है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है सेम। अगर यहाँ पे बाई चांस मैं आई की बजाय ही कर देता हूं ना, तो मेरा आंसर आएगा ही लव्स यू। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो उसके साथ हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे लव यू, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। और नाउन और वर्ब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं ना, कोई भी सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कई बार हम 1 से 3 4 5 6 सेंटेंस, 1 से आप 8 सेंटेंस भी बना सकते हैं। यानी 8 टाइप ऑफ सेंटेंस, 8 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 3 4 की बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम होता है सिंपल, और इसी का तीसरा नाम होता है असर्टिव। अफर्मेटिव, सिंपल, असर्टिव सेंटेंस। हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी के लिए क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं, ऐसे कोई वर्ड यूज ही नहीं किए गए। जो सिंपल बातें, जो सिंपल सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट। इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ही इज गोइंग टू मार्केट, सिंपल सेंटेंस इट इज। अब जब ये फर्स्ट है और जब इसे सेकंड बनाएगा ना, फिर कहेगा दैट इज अ नेगेटिव टाइप। और आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में आप किसका यूज करते हैं, नोट का। अब कहेगा नोट का यूज जो होगा वो कहां पे हमें यूज करना है, यानी किसी भी सेंटेंस में नोट कहां यूज होगा। पहली बात, नोट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। हालांकि इस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो जब भी सेंटेंस होगा तो यहां पे नोट का यूज होगा, और उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चेंज करते चलेंगे और ये आपका सेकंड टाइप होगा। यानी अगर मैं इसी से बनाऊं he is going to market, तो आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं he is not going to market। तो यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टू ट्रांसलेट ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तो कुछ ऐसा हम बना देंगे। थर्ड टाइप पे हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इट मींस यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन मार्क होगा। द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। द थर्ड वन इज, यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, आपके पास एक क्वेश्चन मार्क होगा, और इसमें आप अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और देन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, ऐसा होगा। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। और जब आप ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, जब भी आप ऐसा सेंटेंस कभी भी क्रिएट करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। फिर आप कहेंगे क्वेश्चन मार्क वाले तो आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे हैं, ऐसे सेंटेंसेस भी देखे हैं कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, लेकिन वहां पे तो डबल एच फैमिली भी आती है। आपको एक पहचान ध्यान रखनी है, ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं, मैंने कहा दे सकते हैं, वो हमेशा ये वाला टाइप होता है। और ऐसा सेंटेंस, ऐसी स्टेटमेंट जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, वो ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा उसकी बात करेंगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा। मैंने कहा क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, आपने कहा हाँ, या फिर किसी ने कहा नहीं, तो यहां पे मुझे आपका आंसर मिल जाता है और बात कंप्लीट हो जाती है। मैंने दोबारा से कहा आप क्या पढ़ रहे हैं, अब आप ये नहीं कह सकते हाँ, मैंने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप टेंस पढ़ रहे हैं, फिर आपको बताना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। यानी जिस बात का जवाब, सीधी सी बात है, जहां पे आप रिप्लाई हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, चाहे हाँ चाहे ना, उससे डिफरेंस नहीं आता है, तो आपका आंसर होगा ये वाला टाइप। अगर नहीं दे सकते, ये वाला टाइप कभी नहीं होगा। वह कब आएगा, क्या वह आएगा, अब मैंने कहा क्या वह आएगा, आप कह सकते हैं हाँ, आप कह सकते हैं नहीं आएगा, ठीक है। मैंने कहा वह कब आएगा, अब आपको यहां पे वो टाइम बताना होगा, वो कब आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, जब भी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर इसी का बनाए तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, इज ही गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे जब फोर्थ टाइप आती है, लगभग इसी के जैसी, इसी से मैच करती है, तो जो फोर्थ टाइप की हम बात करते हैं तो उसका नाम भी दूसरी और तीसरी को मिला के फोर्थ बनेगा, दैट इज इंट्रोगेटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड द फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे फोर्थ की बात करेगा, इसमें इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन इतने में मैनेज हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, दोनों को मिलाएगा, यानी ये वाला पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा, इसी के साथ नोट भी लगाएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क भी साथ में रहेगा। अगर हम इसी का बनाना चाहें, यानी ये जो लिखा है इज ही गोइंग टू मार्केट, तो हम यहाँ पे नोट और लगा देंगे ना, तो ये सेम टाइप बन जाएगी, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यहां पे हम एक सेंटेंस से 4 सेंटेंसेस बनाएंगे। हम इसी टेंस को डिस्कस करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसमें डाउट नहीं बचेगा। एक भी डाउट अगर बचता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे यहां डाउट रह गया। अभी तक हम सारी बातें, एक एक चीज यहां पे पूरी तरह से डिस्कस करते आए हैं कि एस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा, सेंटेंस को चेंज कैसे कर सकते हो। तो अभी हम इसके 4 सेंटेंस भी बना के देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस के 4 बना के देखेंगे, फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम आ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको एक बार सारी डिटेल्स अच्छे से याद रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगर सेंटेंस पे हम आते हैं, तो यानी कोई भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं इस टेंस का, और फिर हमें उसके 4 बना के देखने हैं। और जब हम 4 बनाएंगे तो या यहाँ पे कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा,
पहले मैंने आपको बोला कि इस टेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक मेन वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज नहीं की जाती है। इस टेंस में आपके सामने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आती भी है, यानी अब मैं अपनी स्टेटमेंट को दोबारा से मॉडिफाई कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब आती भी है, कब, उसको डिस्कस करना है। पहले में नहीं आएगी, दूसरे में आएगी, तीसरे में आएगी, चौथे में आएगी। पहले में नहीं आएगी, दूसरे में आएगी, तीसरे में आएगी, चौथे में आएगी। कैसे, देखते हैं। पहले आप सिंपल सेंटेंस का कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ही प्लेज क्रिकेट। अभी मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ले रहा हूं, हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लेंगे। ही प्लेज क्रिकेट, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अगर आप पहला टेंस समझ जाते हैं, इसके बाद दूसरे बाकी सारे बहुत आसान रहने वाले हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस है। अब मैंने आपको कहा कि इसी को आपको बनाना है, सिंपल से बनाना है आपको सेकंड नंबर यानी नेगेटिव में। तो आप यहां पे यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन डू और डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अब आप कहेंगे ये क्या आया, ये तो हमें बताया ही नहीं गया अभी तक। तो यहां पे अब इसकी बात करते हैं। जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना, सेम टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसी सेंटेंस को जब सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। और यहां पे आप यूज करेंगे डू या फिर डज। यहां पे आप डू का यूज कर सकते हैं, डज का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। लेकिन किसका कब करेंगे उसकी बात एक बार कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से ही, सी, इट वगैरह सारी डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा ही डज का यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपके पास हमेशा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी में आएगी, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं आएगी। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा ही डू का यूज करेंगे, फिर डज का नहीं होगा, फिर डू आएगा। और यहां पे ये भी एज ए हेल्पिंग वर्ब है। तो इस टेंस में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होंगी, डू और डज। और उसकी अगर बात करें सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ आप डू का यूज कर देंगे। तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर बात करें आपके पास जो टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है कंप्लीट इंग्लिश में, इस टेंस में नहीं, कंप्लीट इंग्लिश में कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है? सिर्फ और सिर्फ 11 हेल्पिंग वर्ब होती है। पूरी इंग्लिश में सिर्फ 11 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी, एक बार लिख लेते हैं ताकि आगे के लिए हेल्प रहे। इज, एम, आर, आपको याद भी होंगी, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। देखिए, अगर आप यहां पे इनको गिन के देखते हैं तो 3, 3, 6 और 2, 8 और 3, 11, टोटल 11 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कंप्लीट इंग्लिश में। तो ये 11 हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं जो हमारी हेल्प करती हैं हमारे एक्शन को शो करने में कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का या कैसा है। अदरवाइज वर्ब तो हमारे काम को शो करती है, हमारे एक्शन को शो करती है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे तो ये लेके जाती है। अब आप कहेंगे फ्यूचर पे कैसे ले जा सकती हैं? इसके साथ 13 मॉडल्स भी होते हैं, और मॉडल्स भी एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और 11 और 13 को जब जोड़ देंगे ना तो 24 हो जाते हैं। इट मीन्स पूरी इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो कुल मिला के लास्ट तक 24 हो जाती है। लेकिन अभी हमने जो बात की डू या डज की बात कर लेते हैं, वापस आते हैं। अब आपको कुछ यहां से नोट करना है तो ठीक है, नहीं तो इसको यहां से रिमूव कर देते हैं।
तो देखिए डू और डज की जब हम बात करते हैं तो कि डू आएगा डज आएगा, तो आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट आपका देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डू और डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जब बात करें इसी ये जो सेंटेंस है इसी को बनाएंगे। ही, आप बताइए ही के साथ डू आएगा या डज आएगा? डज नॉट। और देखिए जब भी डू और डज आता है ना, चाहे आपके पास डू आया हो या फिर डज आया हो, डू या डज के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एस कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ प्लेज की बजाय क्या आएगा? प्ले। और कोई वर्ब की फॉर्म आ ही नहीं सकती डू डज और डिड के साथ, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो फिर आप कुछ ऐसा बना देंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब कहता है सेंटेंस नंबर 3 पे अगर हम आए तो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3 बात करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके पास क्वेश्चन मार्क होगा, आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ पे जब आता है तो सबसे पहले आपके पास आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपके पास आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और जब भी ऐसा आपके सामने होगा उसे हम कहेंगे दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहां पे जब हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, यानी अगर हम इसी को बनाएं तो आपको हेल्पिंग को भी यहां से उठा के सबसे आगे रख देनी है। यानी अगर मैं इसमें बनाऊं तो डज ही प्ले क्रिकेट, तो फिर कुछ ऐसा बना देगा और ये बनेगा आपका थर्ड टाइप, डज ही प्ले क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल। और अगर आप इसी प्रकार से सेंटेंसेस को लिख के अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही गलती नहीं होगी कभी भी। यानी आप किसी भी टेंस में गलती करो, आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गलती नहीं करेंगे। फोर्थ टाइप हमारा इसी में। अब कहता है फोर्थ कौन सा है, और फोर्थ में मैंने आपको बताया था, और देखिए इसका रिप्लाई आप देखिए ना, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? आप यहाँ पे हाँ या ना में रिप्लाई कर सकते हैं। और जब आप हाँ या ना में रिप्लाई कर सकते हैं तो वही यही वाला सेंटेंस होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो फोर्थ वाला जो टाइप आया उसमें आप दूसरे और तीसरे दोनों को मिला देंगे, यानी जो ग्रीन वाला और जो रेड वाला है दोनों को आप मिला देंगे तो फोर्थ वाला बनेगा। तो मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपके पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपके पास आएगी मेन वर्ब, एंड देन इट इज ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चारों चीजें आपके पास होंगी। और जब आपके पास ये चारों चीजें होंगी तो ये तो आप कहेंगे तो उसके सेम बना थर्ड वाला, लेकिन मैंने कहा दोनों को मिलाना है, यानी दोनों को मिलाने के लिए थोड़ा सा चेंज करें। क्या चेंज करें? सब्जेक्ट के बाद आप यहां पे नोट का प्रयोग भी करें, उसके बाद आप मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए नोट से देखोगे तो ये वाला बन गया, और हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो ये वाला बन गया। तो यहां पे दोनों को मिला के ये एक बना है तो यहाँ पे दोनों को मिला के एक बनता है जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी का अगर बनाएं तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने ये चार सेंटेंस हमने बनाए, एक से ही चार सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो आप यहां से सीख चुके होंगे, लेकिन ये सारे सिंगुलर वाले हैं। तो यहां पे आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, डू, डज, सिंगुलर, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आप इस प्रकार से बना सकते हैं। सेकंड, इसी में हम अगर किसी अदर सेंटेंस को हम लेना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि कोई प्लूरल का एग्जांपल दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास एक सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस चाहे छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सेंटेंस कैसा भी ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने सेंटेंस कैसा लिया है। जैसे अब सेंटेंस है दे स्पीक
इंग्लिश डेली। आप चाहे तो इसे और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके बाद कितना भी बड़ा बना ले, यानी यहां पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। दे स्पीक इंग्लिश डेली। अगर इसी को मैं दे की बजाय ही से बनाता ना, फिर आपका आंसर आता ही स्पीक्स। अगर सी से बनाता सी स्पीक्स, तो ऐसे बनता। अब यहां पे कहता दे स्पीक इंग्लिश डेली। अगर इसका मैं दूसरा बनाता हूं तो बनेगा दे। अब जब दूसरे की बात करें तो उसमें हम कहेंगे दे, ये रहा आपका दूसरा, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश डेली। तो यहां पे कहता है कि अब डू नॉट का यूज कर लिया है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल था, और जब सब्जेक्ट प्लूरल था तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाई है, और वर्ब आपकी सेम सिंगुलर है। अब यहां पे अगर थर्ड इसी का बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे अगर इसका थर्ड आपको बनाना है तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है। यानी आपके पास जो डू या डज है ना, तो डू को आगे लेके आएंगे, डू दे स्पीक इंग्लिश डेली क्वेश्चन मार्क। ये आपका थर्ड बना, डू दे स्पीक इंग्लिश डेली। और इसी में अगर आप फोर्थ बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश डेली। डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश डेली। अगर ऐसा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। यानी ये आपने 1 से 4 सेंटेंसेस हमने बना दिए। एक सेंटेंस जब आपके सामने है हमने इसके 4 बना दिए। अगर आप मानते हैं कि यहाँ पे इसी में अगर आप दे को हटा देंगे ना, मैं आपको इसी का यहीं पे बना के दिखा देता हूं ताकि एक डाउट क्लियर हो जाए। आपने ही की बजाय लगाया सी, चलो सी। अब सी से आप बनाएंगे स्पीक्स और दैट इज इंग्लिश और डेली। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। जब इसी का सेकंड जब कन्वर्ट करेंगे तो इसी में सेकंड आपका होगा सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश और यहां पे आएगा डेली। अब इसी में थर्ड होगा डज सी स्पीक इंग्लिश डेली। और जब इसी में फोर्थ होगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा सेकंड और थर्ड का, डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश डेली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपने ये देखिए, ये 4 प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैं और ये 4 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैं। अब आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप आसानी से यहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये टेंस हमेशा ही ऑलवेज आपकी ऐसी सिचुएशंस को डिफाइन करेगा जो एक्शंस, जो काम आप डेली करते हैं, बार बार करते हैं, कंटिन्यू होता है। ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो कंटिन्यू बार बार और डेली होते हैं, आपका डेली रूटीन, हम बोलते हैं जो डेली रूटीन होगा ना, जो डेली रूटीन आता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। जो एक्शंस बार बार हैपन होंगे, बार बार होंगे, आपके सामने होंगे, वो सारे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेली लिखा होना जरूरी है, अगर डेली नहीं भी लिखा है तो भी ऐसे सारे एक्शंस जो बार बार कंटिन्यू होते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो सारी चीजें इसी टेंस के अकॉर्डिंग वो सारी डिफाइन की जाएंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज कैसे किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। अब आप यहां पे क्या करेंगे, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया और उसके 4 बनाए,
फिर मैंने एक और लिया और उसके 4 बनाए। आप ऐसे ऐसे 5 सेंटेंसेस लेके, और वो सेंटेंस आपको खुद सेलेक्ट करने हैं। अपने आप 5 सेंटेंस बनाने हैं, और उन 5 से आप 4-4 बनाएंगे तो 20 सेंटेंस आपको बना देने हैं। यानी 5 के अगर आप 4-4 बनाते हैं तो टोटल 20 बनेंगे। और अगर आप 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। आज हमने इस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। कब फर्स्ट फॉर्म आएगी, कब एस और एस आएगा, कब डू आएगा, कब डज आएगा, कब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, डिफरेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स कितनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में भी। तो आपको एक बार यहाँ तक की प्रैक्टिस करके देखनी है। थैंक यू।